जय हिंद दोस्तों, राकेश साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु एवं अधातु के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमने 2 चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए राकेश साइंस एकेडमी के प्लेलिस्ट में, आप वहां से इस वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर की। तो तीसरे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, उसको मैंने लिया है। जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। तो अगर आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे जो पहला चैप्टर का है, उसमें भी हमने इसका जिक्र किया था। तो जो लोग वहाँ से तैयार कर लिए होंगे उनको यहाँ से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए तथा इससे बचाने का उपाय भी लिखिए। तो संक्षारण आप लोगों को पता है कि जो लोहे में जंग लग जाता है उसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो लोहे में जंग कैसे लगता है? अगर आप किसी लोहे को रख दोगे बाहर तो वो वायु के संपर्क में आएगा और कुछ नमी के संपर्क में आ जाएगा। तो वायु और नमी के संपर्क में आने पर लोहे में क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो आप लोग को ये भी पता होगा अगर संक्षारण लग रहा है तो उसको रोके कैसे? तो इसको रोकने के बहुत सारे उपाय होते हैं। जैसे आप क्या करिए, उसमें तेल लगा दीजिए या फिर उसको पेंट कर दीजिए या उसमें आप ग्रीस लगा दीजिए या उसके ऊपर आप लेपन चढ़ा दीजिए। लेपन का मतलब होता है जैसे कोई लोहे की रॉड है उसके ऊपर आप एल्युमिनियम की खोल चढ़ा दीजिए ऊपर से, तो फिर इसमें जंग नहीं लगने पाएगा। तो ये इसके उपाय हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि फफोलेदार कापर से शुद्ध कापर धातु प्राप्त करने की विधि जो है वो विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप तैयार करके रखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा वाला, ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जब आएगा तो ये लॉन्ग में आएगा, आपको उसके फिगर भी बनाने पड़ेंगे। तो विद्युत अपघटनी का जो फिगर है वो बहुत आसान है। तो जैसे इसके फिगर की अगर बात करें तो इसका फिगर जो है बहुत आसान है। आपको एक कंटेनर बना लेना है, ऐसे करके कंटेनर बना लेंगे आप, और इस कंटेनर में आपको भर देना है क्या? कॉपर सल्फेट का विलयन। इसके अंदर आपको क्या भर देना है? कॉपर सल्फेट का विलयन भर दीजिए। और इसमें आपको क्या लगाना है? तांबे की एक अशुद्ध और एक शुद्ध राड लगानी है। तो एक राड आप लगा दीजिए कॉपर की, ऐसे उसी के बगल में एक शुद्ध और एक अशुद्ध, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, ऐसे कई सारे आप राड लगा दीजिए। तो ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको मैं शुद्ध मान ले रहा हूँ, क्या है? शुद्ध है। और ये छोटी वाली जो राड है ये क्या है? अशुद्ध है। और ये दोनों तार जो हैं ये किसके हैं? तांबे के हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कॉपर। कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा होता है। तो आप आसानी से इस फिगर को बना सकते हैं और इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, कॉपर पायराइड के भर्जित अयस्क का प्रगलन यानी स्मेल्टिंग कैसे करते हैं? रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड में। या नेक्स्ट इसी में पूछ लेते हैं कि बेसेमर परिवर्तक का सचित्र नामांकित वर्णन कीजिए या बेसेमरीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो चाहे ये क्वेश्चन आपसे पूछे चाहे ये पूछे, आपको एक्सप्लेन वही बात करनी है, चाहे ये पूछ ले और चाहे ये पूछ ले।
कॉपर पायराइट का जब भर्जित एस पूछेगा तो आप समझ जाना कि वो आत्या भट्टी वाला चित्र आपको बनाना होगा इसमें, ठीक। और अगर ये पूछ लेता है बेसमीकरण तो आप चित्र जो है इसका बना देंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन में आप इसको लिख सकते हो। कह रहे समीकरण भी दीजिए, तो समीकरण आपको देना पड़ेगा। समीकरण जो इसके होते हैं इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉपर पायराइट का ये सूत्र होता है Cu। कॉपर पायराइट का जो सूत्र है ये है CuFeS2 है। इसके 2 मोल आपको लेने रहेंगे और इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये बनेगा कॉपर का सल्फाइड बनेगा, एक कॉपर सल्फाइड, और साथ में बनेगा 2FeS बनेगा और साथ में बनेगा SO2 बनेगा। तो ये पहली समीकरण हो गई। और दूसरी समीकरण क्या करोगे आप, ये जो FeS बना हुआ है इसको आप दोबारा ले लोगे यहाँ पे, यानी 2FeS, इसको ऑक्सीजन से क्रिया करवा दोगे, यानी 3 मोल क्या ले लोगे आप ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्रिया करवाओगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2FeO बनेगा और साथ में क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा 2 मोल, यानी 2SO2 बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जब ये बन जाएगा तो आप फिर से इसको ले लोगे FeO को, इसको ले लोगे FeO को, तो आप FeO को ले लीजिए यहाँ से FeO को, और इसकी अभिक्रिया सिलिका ऑक्साइड से करा दीजिए SiO2 से। तो ये जो प्राप्त होगा आपको ये होगा FeSiO3 प्राप्त होगा। इसको हम कहते हैं फेरस सिलिकेट, यानी ये एक धातुमल बन जाएगा, यानी स्लेग बन के ये तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, स्लेग बन जाएगा। तो ये आप अभिक्रिया दिखा सकते हो। आगे इसी में अभिक्रिया है कि अभी ये कॉपर नहीं प्राप्त हुआ है तो कॉपर पायराइड भी आप ले सकते हो, नहीं तो इसके जगह पे आप कॉपर ग्लास भी ले सकते हो। तो कॉपर ग्लास क्या है, कॉपर ग्लास जो होता है वो Cu2S होता है। इसको आपको ऑक्सीजन से एक बार अभिक्रिया करानी है 3 मोल के ऑक्सीजन से, इसको 2 मोल लोगे तो ये बन जाएगा कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा पहले, यानी Cu2O बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। फिर आप इसी Cu2O को ले लीजिएगा यहाँ पे दोबारा, यानी Cu2S को लेंगे और इसकी अभिक्रिया करवा दोगे Cu2O से, मतलब इसको आप दोबारा लोगे और इसकी अभिक्रिया जो इधर बना हुआ है उससे लाके करवा दोगे। इससे करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 6 मोल किसके कॉपर के, और साथ में SO2 गैस मिल जाएगा। तो ये आपको शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाएगा। तो आप इससे भी कॉपर ग्लास से भी, या कॉपर सल्फाइड उसको कहते हैं, इससे भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार बुक में, आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो टिप्पणी पूछ लेते हैं छोटा छोटा करके। जैसे पूछ लिए निस्थापन, कि निस्थापन के बारे में आप बताइए, निस्थापन को समझाइए, या भर्जन को समझाइए, या प्रगलन कहते हैं, या फिर गालक कहते हैं, या फिर सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इनमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कि इसको आप लोग समझाइए क्या होता है, इस पे टिप्पणी लिखिए। या कभी कभी क्या करते हैं इन दोनों में, जैसे मान लीजिए निस्थापन और भर्जन में पूछ लिया अंतर बताइए क्या होता है, या कह दिए प्रगलन में बताइए और भर्जन में क्या होता है अंतर। तो आप लोग इसको देख लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार चाहे अंतर में आता है या फिर इसको समझाने को कहते हैं या फिर टिप्पणी कहते हैं लिखने को। सक्रियता श्रेणी भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन जो हमने लिया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है और इस श्रेणी के 2 उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी तैयार करके रखेंगे। ये जो श्रेणी बनाई गई थी, धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है हमको, जिसे हम धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो ये इसकी हो गई परिभाषा। परिभाषा क्या है इसकी आप लोग याद रखेंगे, जब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है
जिसे धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हाइड्रोजन को श्रेणी के मध्य में रखा गया है। इसका मतलब होता है कि इसका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसकी उपयोगिता पूछी जाती है कि उपयोगिता क्या होता है, तो धातुओं को विस्थापन में होती है, यानी कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित कर सकती है, उसके लिए श्रेणी को बनाया गया था। दूसरी क्या थी, धातु की क्रियाशीलता ज्ञात करने के लिए कि कौन सी धातु ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तो विस्थापन की अगर बात कर लें तो जैसे मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट की अपक्रिया अगर हम आयरन से करा दें Fe से, तो Fe की जो सक्रियता होती है ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह पे अपना आ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा आगे चल के, तो ये बना लेगा FeSO4 और कॉपर क्या करेगा, अलग हो जाएगा। तो यही कहते हैं कि धातुओं के विस्थापन में, मतलब ये धातु जो है आयरन, ये कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब इसको अपनी जगह से हटा दिया। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो मिश्र धातुओं को उदाहरण सहित समझाइए। पूछते हैं मिश्र धातुएं क्या होती हैं। तो मिश्र धातुओं का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक धातु मिल करके किसी चीज़ को बनाया गया हो। तो एक से अधिक धातु अगर आप मिला के बनाओगे किसी चीज़ को, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु में बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे पीतल आता है, आप सबके घर में होंगे बर्तन पीतल होंगे। तो पीतल में जो चीज़ मिलके बनता है पीतल, उसमें कॉपर और जिंक मिलके बनता है। यानी पीतल जो बनता है, पीतल में क्या क्या मिला होता है, तो पीतल में होता है कॉपर और प्लस जिंक होता है। कॉपर जो होता है ये 70% के करीब होता है और जिंक जो होता है ये 30% के करीब होता है। तो ये हो गई मिश्र धातुएं। ऐसे कॉपर है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कांसा है जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, जर्मन सिल्वर है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मिश्र धातुएं होती हैं। कहने का मतलब जिसमें एक धातु से ना कोई चीज़ बनी हो, एक के अलावा यानी दो हो या तीन धातु से मिलकर के बनी हो या चार धातु मिली हो, मतलब एक से ज़्यादा धातुएं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि अयस्क तथा खनिज को परिभाषित कीजिए। पूछ लेते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं या पूछ लेते हैं खनिज किसे कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अयस्क क्या होता है, अयस्क की अगर परिभाषा पूछी जाए आपसे तो आप बताओगे, वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है, अयस्क कहलाता है। मतलब आपके जीवन के लिए वो उपयोगी हो और वो धातु क्या हो, निकाली गई हो कहीं से। और दूसरा जो है खनिज, खनिज क्या होता है, धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो भी धातु यौगिक के रूप में पाए जाए, यौगिक का मतलब होता है कि आपस में कंबाइन रहेंगे वो, तो उनको हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। तो आप लोग परिभाषा इनका क्या करेंगे, याद रखेंगे। पूछा गया है कि अयस्क और खनिज क्या होते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने और भी लिया है जो बहुविकल्पीय में आते हैं, कई बार आए हुए हैं। जैसे हमने लिया है कॉपर, कॉपर को क्या कहते हैं, कॉपर को तांबा भी कहा जाता है। पूछा गया कॉपर के अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो हमने दो यहाँ पे लिया है कॉपर के अयस्क, जैसे एक है कॉपर पायराइट और एक है कॉपर ग्लांस। इसलिए लिया है कि ये दोनों जो थे लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आए थे, यानी आया था एक क्वेश्चन है कॉपर पायराइट की विधि का वर्णन करना था, इसलिए हमने इस दोनों को लिख दिया है। कॉपर पायराइट क्या है, इसका सूत्र CuFeS2 है और कॉपर ग्लास जो होता है वो Cu2S होता है। तो आप इसको याद रखोगे। और क्वेश्चन जो पूछा गया है बोर्ड में, ऐसे बहुविकल्पी में दे देते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक होता है। तो धातु के लिए आप क्या करोगे, आप जो पीरियाडिक टेबल होता है, पीरियाडिक टेबल में आप देखोगे यहाँ पे बोरान होता है, इधर बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। आप ये सीढ़ी देखे होंगे ऊपर होगी। तो आप क्या करोगे, इस बोरान से एक लाइन ऐसे ड्रा करके देख लीजिए। तो जो बोरान से इधर वाले जो होंगे ये आधात होती हैं, क्या होती हैं, आधात होते हैं। और जो इधर होता है बोरान के इधर, ये क्या होती हैं, धातु होती हैं।
और ये जो लाइन पे जो तत्व आते हैं ये उपधातु होते हैं। तो इधर ही देखिए आप क्वेश्चन में, तो फास्फोरस जो है इधर आएगा, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आएगा फास्फोरस। हीलियम जो है वो इधर आएगा, फ्लोरीन, और इधर इसके जो नियान है इसके ऊपर आता है क्या, हीलियम आता है। उसके बाद जो सल्फ़र है ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आएगा। तो बचा कौन, लिथियम। लिथियम इधर आता है फर्स्ट वाले ग्रुप में। तो जो इधर आएंगे बोरान के इधर तिरछी लाइन खींचने पर वो धातु होते हैं, और इधर जो होती हैं वो अधातु होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, लाल दवा पूछ लिया गया है कि लाल दवा का सूत्र बताइए। तो लाल दवा जो होता है वो KMnO4 होता है, आप इसको याद रखेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैट के मुख्यता होती है, मैट में क्या मिला होता है। तो मैट में क्या होता है, कापर सल्फेट यानी ये Cu2S होता है, कापर का सल्फेट होता है, और आयरन का सल्फाइड होता है, यानी कापर का सल्फाइड और एक आयरन का सल्फाइड होता है। तो उसको क्या कहते हैं, मैट कहते हैं। यानी जब वात्या भट्ठी में जब आप कापर पायराइड बना रहे थे, तो कापर पायराइड बनाते समय लास्ट में आपको स्लेग मिला रहा होगा, एक धातुमल बन के मिला था। धातुमल क्या थी, धातुमल जो थी हमारी बनी हुई थी वो FeSiO3 थी, जिसको हम फेरस सिलिकेट कह रहे थे। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं फेरस सिलिकेट कहते हैं, फेरस सिलिकेट कहते हैं। तो फेरस सिलिकेट जो हमको मिला था, इसी फेरस सिलिकेट ये स्लेग होता है, धातुमल के रूप में ऊपर तैरता रहता है। तो जब इसको हम पास करवाते हैं यानी बाहर जब निकालते हैं इसको, तो ये क्या करता है, जो वात्या भट्ठी होती है, वात्या भट्ठी का जो निचला वाला सिरा होता है वहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड लगे होते हैं। क्या होते हैं, क्यूप्रस का ये क्या है, सल्फाइड है। क्यूप्रस का ये क्या है, सल्फाइड है। और क्या है यहाँ पे, आयरन का सल्फाइड है। यानी क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड लगे होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा वो गुजर के आता है। तो क्या बनता है, मैट तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, मैट। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीतल, पूछ लेते हैं पीतल क्या है। तो पीतल क्या होती है, मिश्र धातुएं होती हैं। आप लोगों को कई बार बताया गया है कि पीतल क्या होती हैं, मिश्र धातु। हमने बताया कि जो भी बर्तन होती हैं घर में वो सारे मिश्र धातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है। तो अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बता ले जाओगे। तो ये हमने 4 तत्व लिखे हैं जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जो हाइड्रोजन के नीचे तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ये कापर है, मरकरी है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये जो 4 हमने लिख के रखे हैं, ये 4 के चारों क्या करेंगे, विस्थापित नहीं कर पाएंगे। और एक आध 2-4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में, पूछा गया है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी किसके ठंडे या तनु अम्ल से हम हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। जैसे आयरन कह देंगे आपसे, कापर कह देंगे, सोडियम कह देंगे, या कार्बन कह देंगे। तो आप किसको कहोगे, सोडियम को। सोडियम जो होता है वो ठंडे तन अम्ल से हाइड्रोजन गैस बना सकता है। ठीक। तो और भी कुछ ऐसे पूछ लेते हैं कि आधात कौन है, 4 दे देंगे इसमें आपको। 4 जैसे दे दिया, के दे दिया आपको, एफ दे दिया, और Al दे दिया, और सोडियम दे दिया। पूछ लिया इसमें आधात कौन है। तो पोटेशियम तो इधर पाया जाएगा बोरान के। ठीक। एल्युमिनियम भी बोरान के नीचे होगा, लेकिन लाइन खींचोगे तो नीचे चला आएगा। सोडियम भी इधर ही होगा। तो बचा कौन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है, ये आधातु है। तो कभी कभी ऐसे दे देंगे 4 चीज़ें, वो पूछ लेंगे कि बताइए आप इसमें कौन आधातु है, तो आप इसको आसानी से बता ले जाओगे। और हाइड्रोजन की बात, जो गैस होती है हमने बता दिया कि हाइड्रोजन को गैस कौन कौन दे सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे ना, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगी। तो अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होगी तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बता ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पूछ लेने से धातु कौन, 4 दे देंगे, आप सबसे पूछेंगे धातु कौन सा है। तो आप उसको एक बार पीरियड टेबल देख लोगे ध्यान से, धातु के बारे में आप बता ले जाओगे।
और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना क्या कहलाता है। यानी कोई एल्युमिनियम की सतह है और उस पर क्या बनाना है, ऑक्सीजन की परत। तो अगर एल्युमिनियम की सतह है कोई, उस पर आप ऑक्सीजन की परत बना रहे हो तो क्या होगी, आसानी से आप उसको बता सकते हो। यानी एल्युमिनियम की सतह पे अगर ऑक्सीजन की परत बन रही है तो उसको हम कहते हैं एनोडिंग। क्या कहते हैं, एनोडिंग कहते हैं, एनोडिंग कहते हैं। तो आप याद रखना, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है। तो आप इसको भी याद रखोगे। तो अगर इतने सारे क्वेश्चन अगर आप याद रखोगे, और एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, कौन से ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 को जलीय विलयन, मतलब आप इसको जल में डाल दोगे। अगर पूछ रहे हैं तो क्या होगा, तो अगर आप इसको जल में डालते हो तो क्या बनेगा भाई, यस है, H2O है, तो हाइड्रोजन ये आएंगे इसमें जुड़ेंगे, तो क्या बना सकते हैं, H2SO3 बनाएंगे, या तो H2SO4 बनाएंगे, या तो H2SO3 बनाएं या तो H2SO4 बनाएं। तो ये क्या है, अम्ल है, तो ये अम्लीय हो जाएगा। तो इसका जलीय विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे वो भी इस क्वेश्चन को देख लें और बोर्ड में अच्छा कर ले जाएं। धन्यवाद।